इंडस्ट्री जो हमारी काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो जिसमें जो है जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं या अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनको बनाया जाता है। दिनेश सिट प्रॉपरली बेटा। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस है उनका प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन ईस्ट दैट इज नोन एज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यहाँ पे है आपको नाम दिखाया जा रहा है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और इसी को हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन करते हैं, जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है, जो ईस्ट है, ये किस तरह से फॉर्मेशन करती है अल्कोहल्स की। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स इज डन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ग्रेन्स की और फ्रूट्स की फर्मेंटेशन की जाती है और अलग अलग टाइप्स के जो अल्कोहल है उनकी फॉर्मेशन की जाती है। तो अब कौन कौन से टाइप्स हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के, तो इसमें आ जाता है डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्स कौन सी ड्रिंक्स हैं, जो जिनमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। और नॉन डिस्टिल्ड में वाइन और बियर आ जाता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स विच वन आर डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन सभी को प्रोसेस पता है कि क्या होती है। तो जिन जिन बेवरेजेस की फॉर्मेशन जो है डिस्टिलेशन की जाती है, these are whiskey, brandy and rum, and which are non distilled, these are wine and beer. अब नेक्स्ट करते हैं इस प्रोसेस में किस तरह से फॉर्मेशन की जाती है अल्कोहल की। इन दिस प्रोसेस द माइक्रोब्स आर ग्रोन इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी माइक्रोब्स जो हम इसमें यूज करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इनको हम क्या करते हैं, काफी बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, फर्मेंटर्स होते हैं जिनमें हम इनको ग्रो करते हैं। और फिर इन प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन है वो काफी लार्ज स्केल पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीस माइक्रोब्स। अब जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये दो मेथड के थ्रू परफॉर्म की जाती है। द वन इज बैच फेड प्रोसेस एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान से सुनेंगे सभी। बैच फेड प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एक बार जो भी आप फर्मेंटर या वेसल जिसको आप यूज कर रहे हो उसको उसकी कैपेसिटी तक फिल कर दिया जाता है, और जो भी प्रोसेस हम उसमें करवा रहे हैं उसको पहले परफॉर्म करने दिया जाता है, फिर सारा का सारा प्रोडक्ट निकाल के उसमें से सेकेंड वेसल में ट्रांसफर किया जाता है। इट मीन्स आप एक टाइम पे एक ही बैच उसमें डाल सकते हो, उसके बाद उस बैच को किसी और में शिफ्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट बैच। इट मीन्स वन टाइम आप वन ही जो है परफॉर्म कर सकते हो, एक को ही परफॉर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सारे के सारी जो वेसल्स हैं या फर्मेंटर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें एक बार आप जिस मटेरियल को एंटर करवाते हो, जिस भी मीडियम को इसमें एंटर करवाते हो, वो कॉन्टिन्यूसली एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है लास्ट फर्मेंटर से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एक को खाली करो फिर फिल करो फिर खाली करो, नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें लास्ट में हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो मैं आपको इमेज के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो आप एक इमेज आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये जो इमेज यहाँ पे है, दिस इज द इमेज ऑफ फर्मेंटर्स। ये काफी बड़ी बड़ी वेसल्स हैं जिनको देखो कॉन्टिन्यूसली जोड़ा गया है। देखो तो इनमें क्या होता है, एक बार अगर मान लो ये सारे फर्मेंटर जो है बैच फेड प्रोसेस में भी यूज किए जाते हैं और कॉन्टिन्यूस वाली प्रोसेस में भी हम इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो बैच फेड है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फर्मेंटर है मान लो, इसमें आपने कोई भी मीडियम डाला और माइक्रोब को ग्रो किया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सारा मीडियम निकालने के बाद, सॉरी नेक्स्ट पे आ जाती हूँ मैं। तो इसका जो भी मीडियम है उसको निकाल के आप सेकंड में ट्रांसफर करोगे।
फिर इसको खाली करोगे, फिर नेक्स्ट में ट्रांसफर करोगे, फिर खाली करोगे, नेक्स्ट ट्रांसफर, दैट इज नोन एज बैच फेड प्रोसेस। लेकिन अब जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर हम कनेक्टेड और कॉन्टिन्यूस वाली यूज करते हैं, जिसमें जो भी इसका मटेरियल है वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में ट्रांसफर होता जाएगा। तो दीज आर द फर्मेंटर्स। अब आपको दोनों प्रोसेसेस बताती हूँ यहाँ, इस डायग्राम की हेल्प से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कैसे प्रोसेस होती है। देखो फर्स्ट ये जो आपको दिखाई गई है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे उस मीडियम को फॉर्म किया, इस मीडियम से डायरेक्ट ये इसमें पास हो गया, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हुई, इसी डायरेक्ट नेक्स्ट में पास हो गया, यहाँ ब्लेंडिंग की गई, यहाँ से नेक्स्ट पास हो गया, ग्रेनुलेशन हुई, साइजिंग प्रॉपर हुई, इसमें नेक्स्ट में पास हुआ, टेबलेट प्रेस एंड कोटिंग हो गई, और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक से दूसरे में जा रहा है। लेकिन ये सेकंड वाली आप देख रहे हैं दैट इज अ टिपिकल बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, यहाँ फॉर्मेशन की, फिर आपने निकाल लिया उसको, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट में डाला, फिर उसको निकाला, फिर आप उसको नेक्स्ट में गए ब्लेंडिंग वाले में, फिर उसको बाहर निकाला, उसका प्रॉपर टेस्ट किया, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट में लेके जाएंगे। तो इसमें आपको हर बार क्या करना पड़ रहा है कि उसको पूरे को खाली करना पड़ रहा है, फिर नेक्स्ट को फिल कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ऐड होता जा रहा है, आगे आगे वो प्रोसेस में अपने आप ही कॉन्टिन्यूड रहता है, और लास्ट एंड से आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तो थी किस तरह से बैच फेड और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब एक बार थम्स का साइन दें, थम का साइन दें अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गई है, तो फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, गुड। चलो फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा माइक्रोब्स का यूज अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे किस तरह से माइक्रोब्स का यूज कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाने में होता है, लाइक एंटीबायोटिक्स। आज आपको पता है कि एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है जिनका क्योर सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स। तो ठीक है, अब ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके साथ, एंटीबायोटिक्स का शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, एक बार थंब का साइन दें जल्दी से बच्चे, अगर आपको दिखाई दे रहा है एंटीबायोटिक्स का जो मैंने शेयर किया है। ठीक है, ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, सभी ने नाम सुना हुआ है एंटीबायोटिक्स का। जब भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर के पास जाते हो किसी बैक्टीरियल डिजीज के वजह से, तो आपको एंटीबायोटिक जरूर वहां पे प्रिस्क्राइब की जाती है। तो एंटीबायोटिक बेसिकली होती क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज एंटीबायोटिक। यहाँ पे वर्ड आ रहा है एंटी। एंटी सभी को पता है, बट इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन अगेंस्ट। इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। और बायो वर्ड आप सभी को पता है, बायो मीन लाइफ। तो एंटीबायोटिक का मीनिंग है कि अगेंस्ट लाइफ। तो लेकिन एंटीबायोटिक की अगर हमें नाम से तो लग रहा है कि लाइफ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कोई केमिकल है ये, लेकिन एंटीबायोटिक विद रेफरेंस टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज अगेंस्ट लाइफ। मीन अगर हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये अगेंस्ट लाइफ है, सिर्फ उनके लिए अगेंस्ट लाइफ है, मतलब उनको किल करता है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, तो दे आर प्रो लाइफ। प्रो लाइफ मीन हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने वाले, हमारी लाइफ बचाने वाले, एंड नॉट अगेंस्ट। वो हमारे अगेंस्ट नहीं होते, हमारे तो ये बेनिफिशियल होती हैं एंटीबायोटिक। अब आ जाती है एंटीबायोटिक की डेफिनेशन प्रॉपर। अब ये एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज एंटीबायोटिक। These are chemical substances which are produced by some microbes that can kill or retard the growth of other microbes. Basically these are chemical substances. ये chemical substances हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं, कोई माइक्रोब्स कुछ इनको प्रोड्यूस करते हैं, that may be a bacteria, that may be a fungus। तो ये वो क्या करते हैं, किसी और माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर सकते हैं या उन्हें किल कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक।
अब बात आ जाती है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी दैट वाज पेनिसिलिन। सभी को वेल नोन एंटीबायोटिक है जिसके बारे में सभी को पता है, पेनिसिलिन के बारे में। और आपको जान के हैरानी होगी दैट वाज अ बाय चांस डिस्कवरी। ये डिस्कवरी एक बाय चांस डिस्कवरी थी, क्योंकि इस टाइम पे डिस्कवरी एंटीबायोटिक की नहीं की जा रही थी, कोई और प्रोसीजर जो है चल रहा था, कोई और रिसर्च जो है कंटिन्यूड थी जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? दैट इज बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे सिंगल एम आएगा, ये सभी ध्यान रखेंगे, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या कर रहे थे, मैं आपको वैसे शॉर्ट में करती हूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन चलती हूँ। ये क्या कर रहे थे, ये अपनी एक रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। द बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकोकाई। बस आपने इसका नाम बहुत बार आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, नेम ऑफ द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी वो किसी कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करते थे और उसके बाद उन डिशेस में से मीडियम को फेंक देते और उनको वॉश नहीं करते थे और कुछ टाइम तक वो वहीं पे रहती थी, तो उस मीडियम में उन्होंने देखा कि कुछ फंगस जो है वहां पे ग्रो हो जाती थी। और जहां जहां पे ये फंगस ग्रो होती थी वहां पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते थे। उसने ये नोटिस किया। तो मैं अब लाइन बाय लाइन चलती हूँ। He was working on cultures of Staphylococci, that is a bacteria. He saw fungus growing in his unwashed petri dishes. जो उसकी unwashed petri dishes थी या कल्चर प्लेट्स थी, तो उसमें क्या था, उसने देखा कि एक जो है फंगस उसमें बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था उसके नियर, फंगस के नियर। He found that it was due to chemical produced by the fungus. उसने देखा कि कुछ ना कुछ केमिकल ये प्रोड्यूस कर रही थी फंगस, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उसने नाम दे दिया इसको पेनिसिलिन, बिकॉज द मोल्ड वाज पेनिसिलियम नोटेटम। क्योंकि इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो इसने उसी के नाम पे इसको नाम दे दिया केमिकल को, पेनिसिलिन। ध्यान से सुनेंगे कि सिर्फ उसने नेमिंग की और उसने बताया कि इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे। उसने ये नहीं कहा कि इट इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो उसकी जो एंटीबायोटिक पोटेंशियल था वो बाद में पता चला। तो किसने पता किया उसका एंटीबायोटिक पोटेंशियल? डिस्कवरी ऑफ सॉरी एंटीबायोटिक पोटेंशियल। दो साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी एंटीबायोटिक वैल्यू को जो है डिस्कवर किया। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, दो तरह से आता है कि हु नेम्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किसने दिया था ये नाम। और आपको एक क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक वैल्यू किसने डिस्कवर की, दैट इज बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। Later on, it was used for the treatment of various diseases. उसके बाद बहुत सारे diseases के लिए इनको यूज किया गया। और सबसे बड़ा जो इसका यूज किया गया वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में था। जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको, जो इंजर्ड थे उस ड्यूरेशन में, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया था और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो है नोबेल प्राइज दिया गया तीनों साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, दे वर अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1945। तो इनको वहां पे नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात आ जाती है कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है क्योर की गई। ये एनसीईआरटी में है आपकी सारी डिजीजेस, दैट इज प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। अब तक हमारे पास अराउंड इससे भी ज्यादा जो है 7000 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स आज तक हमें नोन है। और आप जब भी एंटीबायोटिक की बात करते हो तो दो तरह की एंटीबायोटिक देखने को मिलती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये एंटीबायोटिक अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को किल कर सकती है या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है। और नैरो स्पेक्ट्रम मीन सिर्फ एक स्पेसिफिक माइक्रोब को ही किल करती हैं, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम।
अब ये किस तरह से किसी भी माइक्रोब की जो ग्रोथ है उसको कम करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसरप्शन ऑफ वॉल सिंथेसिस, ये बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया जब भी वो डिवाइड करते हैं तो नए बैक्टीरिया में सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और जो है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा रिपेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी रिपेयर को भी इनहिबिट करती है। एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक के, नियोमाइसिन जो आप सुने होंगे सभी ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, इस तरह से बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो अभी तक हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने 28 सितंबर 1928 को जो है डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। Born in Scotland in 1881, Sir Alexander Fleming devoted his life to medicine. In 1928, Fleming was working on the flu virus and studying a bacteria called Staphylococcus. He was growing the bacteria in glass dishes. When he checked them, he noticed that mold had formed, mold fungus. Where there was mold, he found that bacteria had been killed. He later realized that mold was an antibiotic, which he later called penicillin. When the drug was introduced in 1940s, it completely changed the way of people were treated and helped save millions of lives. तो हम इनका रोल बहुत बड़ा हम इनका मानते हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरीज में, क्योंकि सबसे पहला स्टेप उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब ठीक है, अब बताएं एंटीबायोटिक्स का जो अभी आपको मैंने डिस्क्राइब किया, सभी को समझ आ गया है? थंब का साइन दें सभी बच्चे जल्दी से। बेटा ये धीरज, धीरज कहाँ पे है? जरा वीडियो ऑन करना बेटा। एग्जिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अभी आप थम्स का साइन दें अगर आपको ये एंटीबायोटिक वाले पॉइंट्स क्लियर हैं जो मैंने अभी आपको बताए कि क्या एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कैसे हुआ था और इसका यूज कहाँ पे हुआ, सभी को क्लियर है? ठीक है, फिर हम अब जो नेक्स्ट हम बेटा स्टार्ट करेंगे अभी टॉपिक आज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नया ऐड हुआ है। हालांकि जो है एंटीबायोटिक्स का जो टॉपिक है वैसे तो इंक्लूडेड था आपके सिलेबस में, बट एक नया टॉपिक उसके साथ एडजॉइनिंग ऐड हुआ है, दैट इज जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जुडिशियल यूज किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, आप कभी भी बीमार होते हैं, छोटी सी भी डिजीज होती है कोई, आपको फ्लू हो गया या कोई भी आपको कफ रिलेटेड की जाती है, तो क्या ये सही है या गलत है? इसके ऊपर ये आपका नया ऐड हुआ, 3 इयर्स बैक ये ऐड हुआ था, लेकिन अभी तक इन्होंने आपकी एनसीईआरटी में ऐड नहीं किया है। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं ताकि आपको पता चले व्हाट इज जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अभी। क्लियर है सभी को जो मैं शेयर कर रही हूँ? थम्स का साइन दें जल्दी से ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं फटाफट जल्दी। आपको जो मैं शेयर किया है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज बेसिकली जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। Several reckless actions
that caused antimicrobial resistance to antibiotics are. अब इसके पीछे आपको मेन बताती हूँ क्या दिक्कत आई है कि इतना ज्यादा एंटीबायोटिक का जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, जब भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है हमें पता है वो माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किल करती हैं एंटीबायोटिक। लेकिन अगर बाय चांस कोई भी ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी हो जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हो, मीन अगर किसी म्यूटेशन की वजह से उसके पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका हो और उस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया, तो जब भी आप एंटीबायोटिक लेंगे तो बाकी बैक्टीरिया तो जिनके पास वो रेजिस्टेंस नहीं होगा वो किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जिनके पास ये वाला रेजिस्टेंस नहीं था या रेजिस्टेंस है वो सरवाइव कर जाएंगे। इट मींस सरवाइव कौन कर गया, जो जिसके पास रेजिस्टेंस था। अब जिनके पास नहीं था वो सारे खत्म हो गए, तो अब आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसके ऊपर वो एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगी। एक तो ये बात। दूसरा, ये कैरेक्टर उनका नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन जो बनाएंगे उसमें भी रेजिस्टेंस होगा। अब जब भी आप उस एंटीबायोटिक को लेना चाहोगे उस माइक्रोब के अगेंस्ट तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, आपको कोई दूसरी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। तो बार बार एंटीबायोटिक का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम इन माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट, देखो ध्यान रखना रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाया हमने, रेजिस्टेंस उनके पास पहले से प्रेजेंट था, बट अब हमने क्या कर लिया, बाकी खत्म हो गए, हमारे पास बचे वो हैं जिनके पास रेजिस्टेंस है, उनको अब किल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमें डे बाय डे नई जो है एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर करना पड़ रहा है। तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार हमारे पास वही बैक्टीरिया, अब वही माइक्रोब बच गए हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं और हम उनकी डिजीजेस को क्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट में आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। Several reckless actions that cause antimicrobial, reckless mean जिनको सोसाइटी का की कोई भी परवाह नहीं होती है, ठीक है, that is reckless, कि किसी भी सब्सटेंस हमें किस तरह से हार्म कर सकती है, that is reckless, caused antimicrobial resistance to antibiotics are, किस रीजन से हुआ, prescription of wrong choice, dose, duration by qualified doctors appears to be major problem in India। एक तो गलत एंटीबायोटिक दी जाएगी, डोज उसकी अलग दी जाएगी, और ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको दिया जाएगा, तो वो उसकी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ल्योर द फिजिशियन इनटू अब्यूजिंग एंटीबायोटिक्स फॉर म्यूचुअल गेन्स। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये फिजिशियन जितने भी है, इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि हम कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देंगे, आप ये वाली एंटीबायोटिक उनको प्रिस्क्राइब करो, हालांकि चाहे वो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड भी नहीं है तब भी अपने गेन्स के लिए वो ऐसा करते हैं। Recently, the government of India has come down heavily on the pharmaceutical industry from carrying out nefarious sponsorship of doctors. Nefarious mean जो हम कहते हैं कि illegal benefits जो होते हैं डॉक्टर्स के, उसके लिए अब हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर चेक लगा रही है। दिस इज अ वेलकम मूव, ये बहुत अच्छा मूव है, and this has to reach the logical end by tackling the ill-formed doctor from dangerous prescription। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि ये लोग जो है इस तरह की डेंजरस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ना दे पाए लोगों को। दूसरा है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक फैसिलिटेटेड बाय मींस ऑफ ओवर द काउंटर। अब आप क्या करते हैं, आपको कोई डिजीज हो गई, आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, आप जाके सीधे मेडिकल स्टोर पे चले जाते हो, ओवर द काउंटर इसको कहा जाता है। आप खुद कहते हो कि भाई ये वाली एंटीबायोटिक देना, ये बहुत अच्छे ढंग से मेरी प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, आप खुद कहते हो उसको, इसको बोलते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी की आप रिकमेंडेशन नहीं लेते हो कि वेदर दैट इज रिक्वायर्ड और नॉट, और ओवर द काउंटर जाके आप उसको ले लेते हो।
It is common to find pharmacies dispensing antibiotics to gullible customers. Gullible मतलब जिनको अपना नुकसान का पता ही नहीं है कि और कि हमारे साथ क्या हो सकता है. That is gullible customers who will encourage the harmless normally existing bacteria in their body to get resistance. जिसकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं और हार्मलेस हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होके क्या हो जाते हैं, सिर्फ वही बच जाएंगे जो रेजिस्टेंट हैं. तो जो रेजिस्टेंट होंगे वो आपको डिजीज कॉज करते रहेंगे. दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय मेकिंग डिस्पेंसेशन ऑफ मेडिसिन बाय OTC इम्पॉसिबल, ताकि लोग डायरेक्ट जाके काउंटर पे ना ले पाए. Such dispensations should be strictly audited and wrong doers must be punished. जो गलत कर रहे हैं उनको पनिशमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट, अब पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या किया जाता है. पोल्ट्री फार्मिंग का एक बहुत बड़ा आजकल दिक्कत आ रही है कि वो जो जितने भी वो फाउल्स को वहां पे डोमेस्टिकेट करते हैं या एक्वाकल्चर में भी किया जाता है, जितनी सारी फिशेस को वहां पे वो रियर करते हैं उनको काफी ज्यादा अमाउंट में वो एंटीबायोटिक्स देते हैं. अब एंटीबायोटिक देने का रीजन होता है कि उनको कोई भी डिजीज ना हो, बट ये गलत है. डिजीज होने से पहले ही अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो नॉर्मली आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकते थे उनमें से भी आप रेजिस्टेंट को डेवलप कर रहे हो. तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है. और जो भी आप फाउल्स मार्केट से लाते हैं फॉर मीट पर्पस उनमें भी इन एंटीबायोटिक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है. अब थर्ड पॉइंट इज द पोल्ट्री फार्मर्स. नेक्स्ट इज डी पॉइंट, गवर्नमेंट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट टू असेस appropriate antibiotic use is non-existent in our country. हमारी कंट्री में ये होता ही नहीं है कि गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी कोई ऐसा ऑडिट हो जो इस तरह की जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको चेक करे. Many developed countries have data on each doctor prescription pattern based on which individual doctor could be audited. अब बाकी हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें वहां पे तो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो ऑनलाइन होता है सारा और उसको किसी भी टाइम पे जो है ऑडिट किया जा सकता है, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है. अब आ जाता है नेक्स्ट, व्हाई शुड एंटीबायोटिक्स बी रेशनली यूज्ड. रैशनली का मतलब होता है कि जुडिशियली क्यों यूज करना है उनका. जुडिशियस एंड रैशनल यूज, proper use, timely use, that is rational use of antibiotic is perhaps the only tool available to us today. The humongous problem of, humongous मतलब large scale problem of antimicrobial resistance was caused by irrational, reckless use of antibiotics. We have reached a point where no newer antibiotics are available. आज ऐसा टाइम आ गया है, हालांकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अराउंड 7,000 से भी ज्यादा हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम बार बार यूज करने की वजह से हमने उन बैक्टीरिया में से जो भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन हैं उनको ज्यादा डेवलप कर दिया. तो हमारा अब उस एंटीबायोटिक का जो यूज हम उनके ऊपर नहीं कर पा रहे हैं. तो इसकी वजह से बाय जुडिशियस एंड रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वी मे बी able to undo some of problems of worsening antimicrobial resistance. If we don't carry out antimicrobial stewardship, we may be left with a few last antibiotics to treat infections. So ये जो बड़ा स्कैम चल रहा है एंटीमाइक्रोबियल, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारे पास बहुत ही कम एंटीबायोटिक्स ऐसी रह जाएंगी जिनका हम यूज कर सकते हैं. Hospitals spaces have a role to play at Fortis Hospital where the author, ये जो भी आपको दिया जा रहा है ये डाटा जो है फोर्टिस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं उनकी तरफ से गया है. A few initiatives has been brought into curb the menace of antibiotic use. कर्ब होता है कंट्रोल करना, मीनेंस होता है इलीगल वर्क जो एंटीबायोटिक अब्यूजिंग की जा रही है. At institutional level, a list of irrational combination of antibiotic has been prepared and these formulations are banned from being stocked in all pharmacies of Fortis Hospital. तो क्या किया गया, अब इन्होंने वो चेक किया कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं जो बिल्कुल गलत हैं जिनका यूज किया जा रहा है, तो उनको इन्होंने बैन कर दिया था अपने हॉस्पिटल में. ठीक है,
अब आ जाता है नो डॉक्टर कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट विद हायर एंटीबायोटिक्स। अब आपको क्या किया जाता है, जब भी आप जाते हैं तो एंटीबायोटिक की काफी हाई डोज आपको दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे एंटीबायोटिक की ज्यादा डोज जो है रिकमेंड की जा सकती है, नहीं तो कम डोज से भी काम हो सकता है। नेक्स्ट, इफ एंटीबायोटिक्स आर टू बी यूज्ड for more than 2 doses, the doctor will have to justify the use by filling up an antibiotic use justification form. अगर मान लो आपको एक बार डोज दी, मीन 3 डेज की थी वो, उसके बाद फिर से दोबारा से आपको वही डोज दी, तो होना ये चाहिए कि उसको एक फॉर्म फिलअप करना पड़े उस सेकेंड डोज को देने के लिए। द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम ट्रैक्स द यूज ऑफ हायर एंटीबायोटिक्स इन रियल टाइम। तो आज के टाइम में सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन जो भी वो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो ऑनलाइन हो, तभी इसको टैकल किया जा सकता है और इस सारी प्रॉब्लम को ट्रैक किया जा सकता है। द हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी इश्यूज डॉक्टर्स इंगल्जिंग इन। अब ये हमारी HIPACC ये एक कमेटी है जो कि अगर डॉक्टर इस तरह से कोई भी एंटीबायोटिक को इनएप्रोप्रिएटली आपको प्रिस्क्राइब करता है तो उसके अगेंस्ट जो है PIL फाइल की जा सकती है और उसको एक लेटर भी इशू किया जाता है कि जो ये एंटीबायोटिक्स हैं इनका इनएप्रोप्रिएट यूज किया गया तो क्या क्या हार्म हो सकते हैं। तो लास्ट में आपको समरी ही बता रही हूँ मैं आपको इसकी। द इशू ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इज मल्टीफेसेटेड and require the will and tenacity of many stakeholders from the government of countries. इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस जो डेवलप होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक, इसके बहुत सारे मल्टीफेसेटेड मतलब काफी तरफ के व्यूज हैं और ये इसको अगर कंट्रोल करना है तो जितने भी स्टेक होल्डर बेटा किन्हें कहा जाता है, जो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है, मीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के वो ऑफिसेज हैं जो इनको जो है लाइसेंस करते हैं इन एंटीबायोटिक्स को या इनकी प्रिस्क्रिप्शन को लाइसेंस करते हैं, उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो अगर उनकी इच्छा हो तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। द फिजिशियन प्ले ए मेजर पाइवटल, जो फिजिशियन जितने भी हैं वो मेजर रोल पाइवटल रोल प्ले करते हैं इन अलाइनिंग दीज members to achieve success. Many countries have already escalated the epidemic of antimicrobial resistance. तो काफी सारी कंट्रीज में तो कंट्रोल हो चुका है। Even India has in principle produced a white paper, a well-researched document with good scientific evidence. However, its execution in letter. अब इन्होंने भी एक व्हाइट पेपर जो है जिसको हम कहते हैं एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई और उसमें बताया गया कि क्या क्या एंटीबायोटिक से नुकसान हो सकते हैं और किस किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। हालांकि लेटर पास करना और उसको एग्जीक्यूट करना इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। While these governmental procedures are underway, responsible suo motu participate in self-regulated. suo motu वर्ड का मीनिंग होता है by their will, अपनी इच्छा से, self-regulated antimicrobial stewardship and contribute to the good cause. अगर वो अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट दिखाएं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि आपको लगा होगा ये काफी बड़ा पैराग्राफ है, बेटा आपको एज इट इज नहीं लिखना, इसको आप इसको शॉर्ट करोगे। इनकी जो लाइंस आपको दी गई, जो समझाई गई, आपको पहले वो लाइन समझ में आई कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या दिक्कत है। तो एक बार हम मैम इसको बच्चे को जो है यहां से डिलीट करें इस बच्चे को। निशु मैम इस बच्चे को डिलीट करें, रिमूव कर दें इसको यहां से।
बेटा ये सभी जो हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, बिकॉज यू आर शेयरिंग दिस लिंक। तो बेटा इन लिंक्स को शेयर आप अपनी जो भी है उनको शेयर ना किया करें। तो अच्छा बेटा आप सभी को ये समझ में आ गया जो अभी टॉपिक मैंने बताया।